नमस्कार। यमन से एक ताज़ा खबर आई है। निमिषा प्रिया की फांसी वो कुछ वक्त के लिए टल गई है। पर सवाल यह है कि क्या ये सच में राहत की बात है या बस कुछ और मोहलत मिली है। आज हम इसी निमिषा प्रिया मामले की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। ये कहानी एक भारतीय नागरिक की है जिन्हें यमन में हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है। और ये मामला ना बड़ा उलझा हुआ है। इसमें कानून है, कूटनीति है और कुछ गहरे नैतिक सवाल भी हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज की चर्चा में ना हम प्रोफेसर रिवोल्ट के विश्लेषण को आधार बनाएंगे, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चला है। कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी जटिल स्थिति के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें और उनके मायने क्या हो सकते हैं इस पर बात करें। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है केरल से। जी। निमिषा प्रिया एक आम लड़की डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। फिर सूत्रों की माने तो एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान इस्लाम से उनका परिचय हुआ, प्रेम हुआ, निकाह, और वो निमिषा फातिमा बन गई। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। प्रोफेसर रिवोल्ट का जो विश्लेषण है उसके मुताबिक 2016 में वो अपने पति के साथ कथित तौर पर सीरिया गईं, जहां उस समय आईसिस का काफी प्रभाव था। फिर पति की मौत के बाद वो यमन पहुंची और वहीं पर उन पर हत्या का आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई और फिर मौत की सजा। जी। और यही प्रोफेसर रिवोल्ट इस बात पर जोर देते हैं कि यमन की जो न्याय प्रक्रिया थी उसमें कुछ गंभीर खामियां थीं। मतलब भाषा की दिक्कत एक बड़ी चीज थी, फिर सही कानूनी मदद का ना मिलना, और उनका ये भी मानना है कि शुरुआत में भारत सरकार की प्रक्रिया भी थोड़ी धीमी रही। लेकिन फिर चीजें बदली। 15-16 जुलाई 2025 फांसी पर अस्थायी रोक लग गई। ये एक बड़ी बात है। ये हुआ कैसे आखिर? देखिए, ये ना कई स्तरों पर जो कोशिशें हुई उसका नतीजा था। इसमें कुछ धार्मिक नेताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। जैसे भारतीय मौलाना हैं कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार, और एक यमनी सूफी विद्वान हैं शेख हबीब उमर बिन हाफिज। इन लोगों ने पीड़ित परिवार तक पहुंचने और एक तरह से बातचीत का रास्ता खोलने में मदद की। अच्छा, धार्मिक नेताओं ने भी कोशिश की। हाँ, और साथ ही भारत सरकार भी पीछे नहीं थी। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय, ये लोग यमनी अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे। फिर कुछ नागरिक समूह भी थे जैसे सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, उनका भी काफी दबाव था। प्रोफेसर रिवोल्ट इसे भारतीय कूटनीति की एक अहम कामयाबी मानते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये शायद जनभावना और मीडिया के दबाव के बाद ही आई। और इसमें वो दिया वाली बात भी आती है ना, जिसे ब्लड मनी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस्लामी शरिया कानून में दिया एक काफी महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतलब ये कि अगर मृतक का परिवार राजी हो जाए तो उन्हें मुआवजा देकर माफी हासिल की जा सकती है। मुआवजा? कितना मुआवजा? खबरों के मुताबिक भारत की तरफ से करीब $1 मिलियन, यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की बात सामने आई है। ओह, तो फिर दिक्कत कहाँ है? मतलब पैसा ऑफर किया गया है। दिक्कत ये है, और ये सबसे बड़ी बाधा है, कि मृतक का परिवार अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है। वो माफ करने को तैयार नहीं है, मुआवजे के बदले भी। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये सहमति और माफी का भी मामला है। बिल्कुल, यही इसे और मुश्किल बना देता है। तो अगर हम प्रोफेसर रिवोल्ट के विश्लेषण पर वापस आएं, तो उनके मुख्य बिंदु क्या उभरते हैं इस पूरे मामले से? देखिए, उनके नज़रिए से कुछ मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय हस्तक्षेप का मुद्दा बन गया है। दूसरा, ये दिया का रास्ता, जैसा हमने कहा, बहुत पेचीदा है। ये पूरी तरह पीड़ित परिवार की मर्जी पर टिका है। तीसरा, सरकार जो सक्रिय हुई वो कहीं ना कहीं सामाजिक और मीडिया के दबाव का नतीजा थी, ऐसा उनका मानना है। और चौथी बात, ये केस ये भी दिखाता है कि विदेश में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हमारी जो मौजूदा नीतियां हैं, शायद उनमें कुछ कमियां हैं, उनकी सीमाएं हैं। और समाज में भी तो इसे लेके अलग अलग राय होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, एक तरफ तो लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं, मानवीयता की अपील कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसे कथित देश विरोधी गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं, और वो किसी भी तरह की नरमी या रियायत के सख्त खिलाफ हैं। समझ गया।
तो ये न्याय बनाम करुणा वाली बहस होगी एक तरह से। आगे क्या होगा ये अनिश्चित है। ये निर्भर करेगा कि मृतक का परिवार मानता है या नहीं, दिया पर कोई समझौता होता है या नहीं। और 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, जहां केंद्र सरकार बताएगी कि यमन की स्थिति पर उनकी अगली रणनीति क्या है। हाँ, और प्रोफेसर रिवोल्ट के मुताबिक ये मामला भारत की जो मानवीय विदेश नीति है उसकी एक तरह से परीक्षा है। ये भविष्य के लिए एक नज़ीर बन सकता है कि कैसे ऐसे मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय हालात में कानून, करुणा और कूटनीति क्या वो मिलकर काम कर सकते हैं या फिर विफल हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि भाई अगर कोई नागरिक किसी दूसरे देश के कानून के तहत किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसके प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी कहाँ तक होनी चाहिए, उसकी सीमा क्या हो। जी, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।